ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को कैप्चर करने की एक राजनीति के रूप में देखी जाती हैं। आप देखेंगे कि एसबीएसपी से उनके जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं, वो विधायक भी हैं मऊ सीट से। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाए और जो 5 सीटों पर सिमट कर रहती हुई नजर आ रही थी, वो सीटें यहाँ पर 10 से 11 या 17 सीटों में भी तब्दील हो जाए। तो जो वोट प्रतिशत 2014 के आम चुनावों में बसपा को मिला वो लगभग 2.5% रहा था, और 2019 में देखेंगे तो भी कुछ खासा वोट प्रतिशत बसपा का नहीं बढ़ा, लगभग 2.5 से 3% ही मिला। लेकिन लगातार उनका जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर एक तरीके का जुल्म ढाया जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सभी प्रत्याशी जो अपनी जीत के दावों को लेकर जनता के बीच गए थे, जनता ने उनकी बातों को कितना सराहा है और जिन मुद्दों को लेकर के ख़ास तौर पर वो अपने क्षेत्र के उन तमाम बुनियादी मुद्दों को लेकर जो दावे कर रहे थे, जनता उन पर कितना ज़्यादा विश्वास करते हुए उनके पक्ष में वोट की है। आज इन्हीं तमाम मामलों को समझेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा जो है एग्जिट पोल का, जिसको लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और हर तरफ आपको आंकड़ों का जो बाजार है वो देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आज न्यूज़ रूम में मौजूद हम उन तमाम साथियों से जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार बीते 1.5 महीनों में जो उन्होंने कड़ी मेहनत की है और लोकसभा चुनाव को बारीकी से जाना है, परखा है, आंकड़ों को समेटा है, दरअसल उनके नज़रिए से एग्जिट पोल क्या कहता है और एनडीए इंडिया की लड़ाई में बाजीगर कौन साबित होगा, कौन जीतेगा। लगातार आपने देखा कि चुनाव के दरमियान किस तरीके से मुद्दों को लेकर गहमा गहमी की स्थिति थी। हर नेता अपने एतबार से, अपने तौर पर लगातार मुद्दों को कहीं ना कहीं ढालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जबकि नतीजों की बारी आ गई है तो किसके पक्ष में किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले मेरे साथ अक्षय हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार सबसे पहले हम यूपी के पूरे राजनीतिक समीकरण को समझते हैं। और पहला मेरा सवाल अक्षय से ये रहेगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार ये चर्चाएं चल रही थी, चाहे हम इस बात की चर्चा करें कि महिला पहलवान हो या फिर किसानों का मामला हो, चूँकि ये मुद्दा काफ़ी पुराना है। जब से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, उसके मात्र कुछ सालों के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है बहुत, आप कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल तरीके से उठा और लगातार मीडिया में इसकी चर्चा रही। आपको क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर ये मुद्दा कितना ज़्यादा असर दिखाने वाला है, कितना ज़्यादा हावी रहने वाला है और किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हो रहा है आपके नज़रिए से, जो आपने बीते 1.5 महीने में आकलन किए हैं अपने तौर? देखिए अब्रार, यहाँ पर अगर शुरुआत की जाए कि किसान आंदोलन, आपने जिक्र किया दूसरा कार्यकाल था मोदी सरकार का, दूसरे कार्यकाल का दूसरा ही वो साल था जो शुरू हुआ था और जुलाई आखिर का वो वक्त था जब दिल्ली में किसान आ डटे, हरियाणा से, पंजाब से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, समस्त मैं कहूँ भारतवर्ष से आए और आंदोलन बड़े स्तर पर हुआ। इससे कोई भी अब अछूता नहीं है इस बात से, और लगभग 1.5 साल तक आंदोलन चला। अब इस बात का अंदाजा लगाइए कि उस आंदोलन का सबसे ज्यादा फर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर माना जा रहा था। दिसंबर का वो महीना था, लगभग दूसरा हफ्ता, वो दिसंबर 2021 का था, जब प्रधानमंत्री सामने आकर कहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाता है। अब यहां पर 2 ही महीने बाद उत्तर प्रदेश में मतदान पड़ना था, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे। उन्हीं 5 राज्यों के चुनावी परिणाम पर गौर करेंगे तो पंजाब एकमात्र राज्य था जहां भाजपा को हार मिली, लेकिन अन्य चारों में जीत दर्ज करने में कामयाब रही, और जो 4 जीत दर्ज की उसमें उत्तर प्रदेश भी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जाता है कि प्रदेश की राजनीति की जो हवा है वो पश्चिम से चलती है और पूर्वांचल की ओर जाती है। विधानसभा से आप देखिए 403 विधानसभाओं में 128 विधानसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश में आती है, जिसके बाद यहां पर लगभग 26 लोकसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। अब आपने जिक्र किया यहाँ पर कि किसान आंदोलन का क्या कुछ अब फर्क पड़ेगा। देखिए, किसान आंदोलन का जो फर्क पड़ना था वो मुख्य रूप से हमें विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर माना भी जा रहा था। राकेश टिकैत ने जिस प्रकार से अगुवाई यहाँ पर की आकर के इस पूरे किसान आंदोलन के, उसके बाद भी आप अंदाजा इस चीज़ से लगाइए कि मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले राकेश टिकैत के गांव सिसौली में लगभग 3,500 वोट यहां पर भाजपा प्रत्याशी उमेश मलिक को मिले थे और जीतने वाले सपा। एक सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, राकेश टिकैत का जिक्र आया तो राकेश टिकैत ने बाज़ाब्ता एक बयान जारी किया था और वोटिंग को लेकर के जिस तरीके से उनके द्वारा अपील की गई थी, और साथ ही एक सवाल और कि मायावती वाला फैक्टर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 13 वो सीटें जो मुस्लिम
मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं और जिन सीटों में से 5 सीटों पर मायावती को पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। तो इस बार जो उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला है, मुस्लिमों को धड़ल्ले से प्रत्याशी बनाया गया है, कितना ज़्यादा वो असरदार साबित होगा, कितना नुकसान होगा इंडिया गठबंधन? देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर आती है। पहले राकेश टिकैत का आपने जिक्र किया, 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं जनता से अपील की थी कि अब इस सरकार को नहीं दोहराना है, सरकार पलटनी है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके अपने तमाम सहयोगियों के साथ लेकर के सरकार बचाने में कामयाब रही। अब यहाँ पर मायावती की भूमिका आती है। आप गौर करेंगे तो 2014 के लोकसभा चुनावों में बसपा ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था और हर किसी पर उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं अगर 2019 में आएंगे तो बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें से 5 इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो वोट प्रतिशत 2014 के आम चुनावों में बसपा को मिला वो लगभग 2.5% रहा था और 2019 में देखेंगे तो भी कुछ खासा वोट प्रतिशत बसपा का नहीं बढ़ा, लगभग 2.5 से 3% ही मिला। लेकिन मायावती को फायदा मिला 2019 में अखिलेश यादव के साथ आने से, जिसके चलते वो 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब आप 2024 में आते हैं। 24 में यहाँ दो चीजें अहम हो जाती है। सबसे पहले ये रहता है कि मायावती ने जिस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी जिस चेहरे को बनाया है वो संगठन के तौर पर या कहें कि वो क्षेत्र में कितना मजबूत है, वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका मुझे लगता है अदा करता है। अच्छा अक्षय, एक सवाल ये है कि नगीना सीट जो कि इसी क्षेत्र में आता है और नगीना सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि वहाँ से चंद्रशेखर रावण किस्मत आजमा रहे थे और जाहिर सी बात है कि इस सीट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं या फिर चंद्रशेखर रावण ने बीते 1-2 वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अपनी एक जगह बनाई है, क्या जनता उनके साथ खड़ी होगी? छोटा सा जवाब। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा सवाल ज़रूर है ये, और जवाब आप छोटा कह रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं यही बात आ जाती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलित उभरते हुए चेहरे हैं, युवा नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोटों में सेंधमारी बड़े स्तर पर हुई है और जो मुझे लगता है 4 जून को जग जाहिर हो ही जाएगा। आप देखिए, इंडिया गठबंधन के एक अलग वोट रहा है यहाँ पर और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का अलग रहा है। भाजपा का कोर वोटर तो अलग है ही, लेकिन जो एक स्थिर वोटर नहीं है, जो यहाँ पर समय अनुसार वोट अपना बदलता है, वो कहीं ना कहीं पलटने वाला था। वो यहाँ पर मुझे लगता है निर्णायक भूमिका अदा करेगा और वो कहीं ना कहीं आज़ाद के समर्थन में जा सकता है। बिल्कुल दर्शकों, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा सियासी समीकरण था। आइए उत्तर प्रदेश के और सीटों का हालचाल जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार बलिया, गाजीपुर, कानपुर, लखनऊ की स्थिति क्या हो सकती है। दिनेश है मेरे साथ, इनसे जानते हैं कि खास करके जो कई अहम सीटें हैं और जिन सीटों को लेकर के माना जा रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खेमा जो है वो कमज़ोर नज़र आता है। चाहे हम ओपी राजभर के एनडीए गठबंधन में चले जाने के बाद की बात करें और ख़ास तौर से जो बलिया, गाजीपुर का इलाका है वहाँ पर राजभर वोटर्स जो है वो आप कह सकते हैं कि निर्णायक भूमिका में है और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव को, इंडिया गठबंधन को इस बात का नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है उस तमाम सीटों को लेकर के। आपका आकलन क्या है? हाँ, देखिए अबरार, जिस तरीके का सियासी माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंतिम चरण का मतदान जो संपन्न हुआ है वो वाकई में समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीद की किरणें जगा गया है। क्योंकि जिस तरीके से राजा भैया का जो समर्थन रहा पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित करने के लिए, राजा भैया ने यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी के कहीं ना कहीं जो है एक्सटर्नल संबंध यहाँ पर अपना जो कहीं ना कहीं समर्थन दिया। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता अखिलेश यादव की रैलियों में जुटते हुए नजर आए, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और अपने कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने खुला एक लाइसेंस दिया कि आप किसी भी यहाँ पर राजनीतिक दल को सपोर्ट करिए। हुजूम जो उमड़ करके आया अंत में, जिस तरीके से हमने रैलियां देखी और उसके बाद प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बलिया, गाजीपुर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उस तरीके की सीटें गले की फांस बन करके आई है। क्योंकि यहाँ पर इन तमाम सीटों पर मिर्जापुर को हम नहीं छोड़ सकते, जहाँ पर अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन किया गया और चुनाव लड़ने की तमाम रणनीतियाँ तैयार की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरकार जिन लोकसभा सीटों पर बढ़त लेती नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं वहां पर अखिलेश यादव ने यहाँ जो राजा भैया को समर्थन लेकर के एक बड़ा उलटफेर करने की कोशिश की गई और अब नतीजों में यह पता चलेगा कि उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पूर्वांचल की राजनीति पे रहा है। रोकना चाहूंगा अंसारी परिवार का उन सीटों पर जहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर से उधर ही का इलाका है, तो आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी की बेटी है और पूरा का पूरा घराना ही राजनीति
राजनीति से जुड़ा रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार जो ये सारी घटनाएं घटी है जिसको लेकर के हमने प्रमुखता से खबरें भी की थी, आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें कितना असरदार साबित हो सकती हैं? देखिए, जाहिर तौर पर अबरार जो मुख्तार अंसारी है उनका सिंपैथी वोट जो है वो तो परिवार को अवश्य मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखना ही होगा कि उस इलाके में अफजाल अंसारी विशेष तौर पर एक बड़े राजनेता के तौर पर देखे जाते हैं, वो कितना प्रभावित हो पाते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, अन्य सीटों पर कितना यहाँ पर प्रभाव छोड़ पाते हैं, क्योंकि लगातार उनका जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर एक तरीके का जुल्म ढाया जा रहा है, तमाम तरीके की बयानबाजी करते नजर आए। हमने देखा कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी का निधन हो गया तो उस वक्त उनके जनाजे में भी जिस तरीके से डीएम से उनकी नोकझोंक हुई, और ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को कैप्चर करने की एक राजनीति के रूप में देखी जाती हैं। आप देखेंगे कि एसबीएसपी से उनके जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं वो विधायक भी हैं मऊ सीट से, वहाँ पर भी इम्पैक्ट छोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का आपने शुरुआत में जो जिक्र किया था, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर पर पूर्वांचल की राजनीति में एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लिहाजा जो सीटें थी वो 300 से अधिक सीटें यहाँ पर बीजेपी की आई, वहां पर 2022 में उन्होंने साथ छोड़कर बीजेपी का और यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ जाने का फैसला किया। अखिलेश यादव का जो आंकड़ा था वो बढ़कर दोगुने से ज्यादा हो गया, यानी कि ओम प्रकाश राजभर एक सक्रिय राजनेता के तौर पर अपने आप को पूर्वांचल की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। बार बार अपने आप को अवसरवादी बताने की कोशिशें की जाती है। देखना ही होगा कि इन चुनाव जो संपन्न हुए हैं इनमें उनका कितना असर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लीड दिला पाता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर जो टक्कर है वो जबरदस्त देखने को मिली और 4 जून को नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। आइए दर्शकों, 2-4 ऐसी सीटें हैं वीआईपी जिसको लेकर के इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। खास तौर से अखिलेश यादव की सीट का यहाँ पर हम जिक्र कर लें। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे कैसरगंज से जो खड़े हुए हैं थे उनको लेकर के चर्चा कर लेते हैं, और बाकी की वो तमाम सीटें उस पर भी नाज़मीन ने मेरे सहयोगी यूपी की राजनीति को बीते 2-3 महीनों से अपने भीतर समेटे हुई हैं और लगातार इस पर आपको जो है खबरें पहुँचा रही हैं, दे रही हैं, सुना रही हैं। नाज़मीन, आपका आकलन क्या कहता है? अखिलेश यादव की सीट हो या फिर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह की सीट हो या फिर अन्य कई वीआईपी सीटें, उसका सियासी आकलन जो वो क्या कहता है, किस जो है आप कह सकते हैं कि पक्ष में नतीजे जाते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, जो अभी तक चुनाव यहाँ पर संपन्न होते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव में 5 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, वहीं समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आ रही है और कहीं ना कहीं ज़्यादा सीटें जीतने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया है। बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर खुद चुनाव लड़ने के लिए आगे आए, उसके बाद देखा गया कि उनकी पत्नी का नाम सामने आया, यहाँ पर अवध ओझा का भी नाम सामने आए, कई नाम सामने आए, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने केसरगंज लोकसभा सीट पर किसी को उतरने नहीं दिया। ये दावा करते हुए नजर आए कि मरते दम तक वो इस सीट पर बने रहेंगे, जैसे कि पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव दावा करते हुए दिखाई दे। लेकिन पप्पू यादव ने वो सीट ली, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, बेशक पार्टी ने वो सीट उन्हें ना दी हो, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अपनी ही पार्टी से उम्मीद लगाकर बैठे रहे, लेकिन यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे होने की वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। खामियाजा ये हुआ कि उनके बेटे को यहाँ पर उतारा गया। ये सोचा गया कि बेटे ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने यहाँ पर अपने परिवार को ही आगे कर दिया। परिवारवाद जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से आरोप लगाती आई है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, हमेशा से इन्हीं को ही आगे करती हुई सोनिया गांधी नजर आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट देकर यह साबित कर दिया कि वाकई यहाँ पर भी परिवारवाद होता है और यहाँ पर भी देखा जाता है कि अगर राजनीति में किसी को आगे बढ़ाना है तो परिवार के किसी भी हिस्से को उठाकर लिए आइए और वहां पर अगर वो चुनाव जीतने के काबिल होंगे। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह वैसे ही सीट से जीते हुए। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, कन्नौज और मैनपुरी की सीट का जो आंकलन है वो क्या कहता है, क्योंकि अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग दावे हैं, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है, कन्नौज और मैनपुरी पर क्या होने? देखिए, मैनपुरी जहां पर डिम्पल यादव दोबारा चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। और मैनपुरी में बात करें, उपचुनाव डिम्पल यादव ने जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहली बार अपने दम पर या अपने वजूद पर वो लड़ती हुई नजर आ रही
रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस सियासी रसूख की बात करें तो समाजवादी पार्टी का पूरा गढ़ या पूरा परिवार उनके लिए प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आता है। और मैनपुरी सीट और कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी का वैसे ही गढ़ कहा जाता है। कन्नौज सीट जहां पर मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ पर चुनाव वो जीतते हुए भी नजर आए। उसके बाद उनकी पत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन उस दौरान वो चुनाव नहीं जीत पाई। इसके बाद फिर से अखिलेश यादव यहाँ पर दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये जो गढ़ कहे जाते हैं, रामपुर और कन्नौज की बात करें, माफ कीजिएगा मैनपुरी की बात जो यहाँ पर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही मैदान में हैं। और यहाँ पर शिवपाल यादव दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि इस बार ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाए और जो 5 सीटों पर सिमट कर रहती हुई नजर आ रही थी वो सीटें यहाँ पर 10 से 11 या 17 सीटों में भी तब्दील हो जाएं। बिल्कुल दर्शकों, तो ये उत्तर प्रदेश का राजनीतिक हालात है इस समय का, खास तौर से जो एग्जिट पोल में आपको देखने को मिल रहा है। और हमने जो न्यूज़ रूम में सहयोगियों से मिलकर बातचीत की, समझने की कोशिश की,